नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज 5 के पंच की पहली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां पर एक शिया मस्जिद में धमाके के बाद यहां के हालात खतरनाक नजर आए और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई। बताया यह जा रहा है कि इसमें 24 लोगों की मौत हुई है। वहीं आज 5 के पंच की दूसरी खबर एक वेब सीरीज से जुड़ी है, जिसके नाम को लेकर विवाद हो गया है। और इसके अलावा तीसरी खबर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से जुड़ी है, जिन पर अभियोजन चलाने का मामले की अनुमति का मुद्दा गर्म है। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सलवाद के खत्म होने की दिशा में एक सुरक्षा बल ने एक और कामयाबी हासिल की है। और इसके अलावा 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर राजधानी भोपाल से होगी, जहां अब रेत ठेकेदार मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेत खदान से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। तो 5 के पंच की ये 5 खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर एक वेब सीरीज से जुड़ी है। दरअसल इन दिनों एक वेब सीरीज जमकर चर्चा में है। इसका नाम है घूसखोर पंडित, और यही वेब सीरीज है जिसका अब देश भर में विरोध हो रहा है। विरोध करने की वजह जो है इसके नाम से जुड़ा हुआ है। घूसखोर पंडित सीरीज को लेकर विरोध हो रहा है। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को बंद किया जाए। ब्राह्मण समाज ने सीरीज के डायरेक्टर के ट्वीट पर भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि फिक्शनल कहानी को ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया। उनका कहना है कि अगर यह केवल कल्पना है तो किसी और नाम से क्यों नहीं बनाई गई। पोंगा पंडित से लेकर घूसखोर ब्राह्मण जैसे नामों वाली फिल्मों के जरिए समाज को बार बार नकारात्मक रूप में पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि खराब होती है, इससे खराबी पहुंचती है। तो अब जो है इसके टाइटल को बदलने की मांग की जा रही है, रिलीज रोकने की मांग की जा रही है, और अलग अलग जगहों पर ब्राह्मण समाज जो है सड़कों पर उतर आया है और इसके नाम पर आपत्ति जता रहा, और तत्काल इस फिल्म के नाम बदलने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें जहां पर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे नामों को न फिल्मों के नाम के तौर पर पेश किया जाए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। घूसखोर पंडित वेब सीरीज है, इसमें मुख्य भूमिका अभिनेता मनोज वाजपेयी ने निभाया है। तो इस वेब सीरीज का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल घूसखोर पंडित पर विवाद बढ़ गया है, फिल्म के नाम पर ऐतराज जता रहा है कई संगठन, और इसको लेकर के जो है FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है। नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को बंद करने की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज ने सीरीज के डायरेक्टर की ट्वीट पर भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि फिक्शनल कहानी को ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया। इसका नाम जिसकी वजह से लगातार जो है विवाद की स्थिति बन गई है। प्रचार सामग्री हटा ली गई है, यह भी कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो अपने आप में एक समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, उससे जो है नाराज किया गया है और अब जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। पुष्पेंद्र मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए ये फिक्शनल कहानी है, डायरेक्टर कह रहे हैं कि इससे जो है ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया, उस पर आपत्ति जता रहे हैं, तो फिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो इस नाम के शीर्षक से ही सीधा सीधा वो है कि आपने जो घूसखोर पंडित नाम रखा है वो क्यों रखा। हमारा ये मतलब है कि आपने जो प्रसंग रखे हैं, जो डायलॉग है वो आपने इस तरह की क्यों रखे। ब्राह्मणों को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया।
दूसरी बात ये है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। समाज में जो कुरीतियां होती हैं उसको रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है। फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, किसी जाति धर्म विशेष को कुंठित मानसिकता या इंगित करने के लिए ये फिल्में नहीं बनाई जाती हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज लगातार 2 दिनों से पूरे भोपाल में पूरी मीडिया के सामने, आप सभी के सामने हमने प्रदर्शन किया कि इसका शीर्षक जो है वो चेंज करो, उसके जो डायलॉग हैं वो चेंज करो। आप ये बताइए, इसमें ये कहा गया है कि पंडित लंगोट का ढीला होता है। ये कौन से संवाद हैं? ये क्या किस ओर इंगित करता है? हमें तो लज्जा आ रही है कि ऐसे मनोज वाजपेयी जो कि अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हमें तो ये भी शक है कि इनका डीएनए चेक कराया जाए कि ये ब्राह्मण है भी या नहीं। मनोज वाजपेयी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर से लेकर सब लोग इसमें आप ही ब्राह्मण कास्ट के हैं जिन्होंने इस फिल्म को निर्माता निर्देशक है, लेकिन कहानी तो काल्पनिक है। उनका कहना है कहानी काल्पनिक है। आपने इसे इतना सीरियस क्यों ले लिया? अरे कहानी काल्पनिक तो आप दूसरों पे बना दो ना, मुल्ले पे बना दो ना, पादरी पे बना दो ना, ब्राह्मणों पे क्यों? ब्राह्मणी शीर्षक क्यों? आप तो ये बताइए ना, ब्राह्मण ही शीर्षक क्यों? इन पर हम तो एफआईआर करवाएंगे। हमने एसीपी को ज्ञापन दिया है, यहाँ पर हमने वहाँ कोर्ट में हमने याचिका भी दायर की है। इनको तो भोपाल हम बुलाएंगे, घसीटेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये नेटफ्लिक्स की जो निर्देशिका है ना, उसको भी हम लेके आएंगे। ये जो इन्होंने ओटीटी पे, ये नेटफ्लिक्स पे इन्होंने इस प्रकार की ये कुबुद्धियां जो हमारे समाज को विघटित करने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो आप कह रहे हैं कि अब फिल्मों के नाम जो तय होंगे, तमाम संगठनों को ध्यान में रखकर हमें नाम तय करना पड़ेगा। डायरेक्टर सामाजिक संगठनों से पूछेंगे कि हम फिल्म का क्या नाम रखें, या उनके ये पास ये आजादी है कि अपने फिल्म का क्या नाम रखते हैं? बॉलीवुड वाले क्या चरित्र प्रमाण पत्र बांटेंगे क्या समाज को? कभी पोंगा पंडित बना देंगे, कभी आर्टिकल 15 के संवाद ब्राह्मणों के खिलाफ रहेंगे। ऐसी कोई भी फिल्में मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं चलने देंगे। और ये जो घिनापन ये मचा के रखे हैं ना, इनको सबको सही करेंगे। हम तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी सनातन धर्म की बात करती है। सनातन धर्म की जब बात करते करते ये जब सरकार में आई तो ऐसी फिल्में क्यों आ रही हैं फिर? ठीक है, ऐसी फिल्में क्यों आ रही है? इसी पर मेरा आपसे एक और सवाल है सर। आप कह रहे हैं ना कि आप प्रसारण मंत्रालय से बात करेंगे इस मसले पर, तो बिना प्रसारण मंत्रालय के इजाजत के इसके ट्रेलर थोड़ी ना रिलीज हुए होंगे। पहले तो मंत्रालय ने देखा होगा, फिल्म का सेंसर बोर्ड होता है वो देखा होगा, तभी तो इसके ट्रेलर रिलीज हुए हैं। तब तो उन्हें ही आपत्ति जतानी चाहिए थी, उसी समय जतानी चाहिए थी। माध्यम से हम मनोज वाजपेयी को भी चताना चाहते हैं और नीरज पांडे को भी चताना चाहते हैं और उसके जो निर्देशक है उसको भी, और ओटीटी के जो ये हमारी निर्देशिका है उसको भी। हम फिल्में नहीं चलने देंगे पूरे मध्य प्रदेश में। अगर चली तो सिनेमा के पर्दे फटेंगे। ये बिल्कुल सीधा सीधा कहना है, बिल्कुल भी लाग लपेट की बात नहीं कर रहे हैं। परशुराम के वंशज हैं। ब्राह्मण समाज कतई किसी भी अपमान को नहीं सहन करेगा। बिल्कुल, कतई अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज, कोई समाज खास विशेष के लिए इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके फिल्में बने, उस पर जो है सरकार को ध्यान देने चाहिए ताकि कोई किसी की भावनाएं आहत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, पुष्पेंद्र मिश्रा जी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर मंत्री जब विजय शाह अपने कार्यालय पहुंचे तो इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसके बाद से इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल आज भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उनके साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन यानी केस चलाने की मंजूरी देने के मामले में एमपी सरकार फैसला लेने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में विजय शाह पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 9 फरवरी को होगी। कार्य दिवस के हिसाब से 2 सप्ताह की मोहलत 5 फरवरी तक थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 6 महीने पहले अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के साथ ही मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने की सिफारिश भी की गई है।
तो विवादित बयान देना महंगा पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ये बयान दिया था और ये बयान अभी भी मंत्री जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है विजय शाह के मामले की सुनवाई और अब जो है इस पूरे मामले का निर्णायक वो समय आ गया है। दरअसल कार्य दिवस के हिसाब से 2 सप्ताह की मोहलत 5 फरवरी तक थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 6 महीने पहले अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के साथ ही मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने की सिफारिश भी की गई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बेहद निर्णायक समय है मंत्री विजय शाह के लिए। कब तक इस पर फैसले होने की उम्मीद है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले हैं क्योंकि अब 2 दिन बाद ही सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्ट्रिक्टली जिस तरह की बात मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कह रहा है, अब बात सिर्फ विजय शाह की नहीं रही, मध्य प्रदेश सरकार की हो गई है। और यही कारण है कि कल दिल्ली में बहुत सारी मुलाकातों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिले, हेमंत खंडेलवाल शीर्ष नेतृत्व से मिले और आज फिर उनको बीजेपी कार्यालय बुलाया गया था। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज विजय शाह की नजर आई है वो काफी डोमिनेट दिख रहे थे। चुपचाप आए, गाड़ी को करवाया। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अगले पहले बुलाया गया होगा और इशारा किया गया होगा, क्योंकि अगर मामला दर्ज करने की सरकार अनुमति देती है इसका मतलब ये होगा कि विजय शाह को इस्तीफा देना होगा। हालांकि अभी नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि कल तक तस्वीर साफ हो सकती है। जी बिल्कुल, कल तक तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है ना कि जो अंतिम जांच रिपोर्ट है वो भी कह रही है कि मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाए, इसकी सिफारिश कर रही है। तो क्या राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में चीजें जल्द क्लियर करना पड़ेगा राज्य सरकार को? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि एसआईटी का गठन भी राज्य सरकार ने किया है। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट जब कोर्ट में गई है और कोर्ट ने उसके आधार पर निर्देश दिया है तो राज्य सरकार भी उतनी दबाव में है और साफ तौर पे कहा गया कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होता है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो सारे घटनाक्रम बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। पार्टी ने विजय शाह को जरूर बता दिया है कि वो क्या करने जा रही है और मुझे लगता है एक बार फिर कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अगले 24 घंटों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बिल्कुल 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या रुख सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये खबर पखानजोर से है, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो, इसके लिए सुरक्षा बल जो है वो लगातार दिन रात एक किए हुए हैं और जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, नदी किनारे तक पहुंच करके नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस बार फिर से कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली शामिल है। मौके से 1 AK-47 राइफल और 1 SLR राइफल बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। ऑपरेशन के दौरान C-60 के जवान कांस्टेबल दीपक चिन्ना मंडावी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर उन्हें भामरागढ़ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। वहीं कांस्टेबल जोगा मंडावी को गोली लगी है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल जो है इलाके में हाई अलर्ट पर है। तो लगातार सुरक्षा बल जो है नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और इसी साल के 31 मार्च को नक्सलियों के अभियान का ये आखिरी वक्त है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और ऐसे में जो सुरक्षा बल है वो लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनका खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो नक्सली हथियार के बल पर सरेंडर करने के बजाय सुरक्षा बलों से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढेर किया जा रहा है।
तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर यह मुठभेड़ की घटना हुई। एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं एक जवान के दुखद जो है वो शहीद हो गए हैं। पहले वो घायल हुए थे, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। आनन फानन में डॉक्टरों ने इलाज भी किया, लेकिन अफसोस डॉक्टर बचा नहीं सके और एक जवान जो है वो शहीद हो गया। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, नक्सलियों के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो रही है। C60 का एक जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। तो ये खबर पखांजूर की, जहां पर लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस साल के 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। इस पर सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। सुरक्षा बल जो है लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों को समझाइश दी जा रही है। हथियार छोड़ने पर उन्हें कई तरह की योजनाओं का फायदा भी दिया जा रहा है। लेकिन जो नक्सली जो है हथियार नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें बंदूक के बल पर, उन्हें मुठभेड़ के जरिए उन्हें या तो सरेंडर कराया जा रहा है या सरकार उन्हें मार गिरा रही है। सुरक्षा बल मार गिरा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर की ये खबर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वें और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर रेत को लेकर के नया नियम बना दिया गया है और इस नए नियम के तहत या तो अवैध खनन आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार अवैध रेत खनन के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर कमर कस ली है और कह दिया है कि रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए भी महंगा साबित होगा। सरकार अब उन ठेकेदारों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है जो ठेका लेकर बीच में ही काम बंद कर देते थे। अब नए नियमों के अनुसार टाइम लिमिट से पहले खदान सरेंडर करने पर ठेकेदार से पेनल्टी भी वसूली जाएगी। साथ ही यदि कोई माइन डेवलपर कम ऑपरेटर अपना ठेका बीच में ही सरेंडर करता है तो उस खदान की जब दोबारा नीलामी होगी तो उसका आधार मूल्य हर साल 10% की दर से बढ़ जाएगा। ठेकेदार ने स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खुदाई की या समय पर पैसा जमा नहीं किया तो भी भारी पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा गंभीर गलती पाए जाने पर ठेकेदार और उसके पार्टनर को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेत खनन, परिवहन और व्यापार नियम 2019 में बदलाव कर दिया है। खनिज विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार अब रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए भी महंगा साबित होगा। सरकार ने रेवेन्यू को होने वाले नुकसान और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए इस नए नियम में बड़े बदलाव किए हैं। तो मध्य प्रदेश की खबर, राजस्व नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नियमों को तोड़ने पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगेगी, कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें जो है बैन भी किया जा सकता है। एमपी में रेत खनन परिवहन नियम 2019 में बदलाव किया गया है। राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। राज्य सरकार ने रेत खनन परिवहन और व्यापार नीति 2019 में बदलाव कर दिया है। खनिज विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार अब रेत खदानों के ठेके बीच में छोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना ठेकेदारों के लिए महंगा साबित होगा। सरकार ने रेवेन्यू को होने वाले नुकसान और अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए इस नियम में बड़े बदलाव किए हैं। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।